हेलो स्टूडेंट्स। इंश्योरेंस लॉ की क्लास में हम बात कर रहे थे फायर इंश्योरेंस की प्रोसीजर के बारे में कि किस तरह से हम अपनी विषय वस्तु का फायर इंश्योरेंस करवाएंगे, वो प्रोसीजर हमने पढ़ा। अब आज हम पढ़ेंगे कि जब किसी सब्जेक्ट मैटर का फायर इंश्योरेंस करवा लिया जाता है तो अब यदि उस सब्जेक्ट मैटर को कुछ नुकसान हो जाए, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए उसे आग लग गई किसी तरह से और उसका नुकसान हो गया, तो किस तरह से दावा प्रक्रिया चलाई जाएगी, किस तरह से हम क्लेम लेंगे, अपना दावा किस तरह से करेंगे और किस तरह से इंश्योरेंस कंपनी हमारे क्लेम को फुलफिल करेगी। ठीक है। सो हमारा आज का टॉपिक हुआ क्लेम प्रोसीजर अंडर फायर इंश्योरेंस पॉलिसी की फायर इंश्योरेंस पॉलिसी के अंडर किस तरीके से हम क्लेम की प्रोसीजर को कंप्लीट करेंगे। सो क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखिए कुछ सीरियल वाइज हम जैसे पढ़ेंगे कि टॉपिक वाइज की स्टेप्स देखेंगे हम लोग कि सबसे पहले हमें जैसे जो भी आग लगी है उस आग से संबंधित जो सूचना हमें इंश्योरेंस कंपनी को देनी होगी, हमें एक फॉर्मेट पर्टिकुलर फॉर्मेट है उसमें लिख के देना होगा कि क्या रीजंस रहे हैं, देन इंश्योरेंस कंपनी उसको चेक करेगी, देन फिर उसके बाद में और भी बहुत सारी कंडीशंस है जो उसके द्वारा देखी जाएगी। आज की क्लास में हम कुछ स्टेप्स देखेंगे, अगली जो बाकी स्टेप्स है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है। इस तरह से इस टॉपिक पर हम इस टॉपिक को 2 लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है। सो सबसे पहले क्लेम प्रोसीजर करने के लिए फर्स्ट अग्निकांड की सूचना। सबसे पहले जो भी जिस भी रीज़न से या जिस भी कॉज से अगर फायर ऑकर हुई है, उस सब्जेक्ट मैटर में कोई नुकसान हुआ है उससे अग्नि से, तो उसका जो नोटिफिकेशन है किसको देना पड़ेगा, बीमा कंपनी को। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट पॉइंट। अग्निकांड की सूचना। बीमा पत्रों की शर्तों के अनुसार जब भी बीमाग्रस्त संपत्ति क्षतिग्रस्त हो जाती है, यानी कि जब भी जो इंश्योर्ड सब्जेक्ट मैटर है अगर उसको कोई क्षति हो जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने लास्ट क्लास में एक बिल्डिंग की बात करी थी, ये क्या था हमारा सब्जेक्ट मैटर। ठीक है ना, इसका हमने इंश्योरेंस करवा रखा है। इस कंपनी को अगर ये जो बिल्डिंग है इसमें मान लीजिए आग लग गई, अब इसकी सूचना किसको देनी पड़ेगी, बीमा कंपनी को। बीमा कंपनी का जो भी संबंधित कार्यालय है उसमें जल्दी से जल्दी इसकी सूचना देनी होती है। यह सूचना लिखित में ही होनी चाहिए। सबसे पहली बात ध्यान रखने की है, इट मस्ट बी इन रिटन। ठीक है ना, ये कैसी होनी चाहिए, रिटन होनी चाहिए सूचना। सेकंड स्टेप इज दावा फॉर्म प्रस्तुत करना। अग्निकांड की सूचना भिजवाई जाने के बाद बीमित को अपना दावा एक निर्धारित फॉर्म भरकर प्रस्तुत करना चाहिए। एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है, उसमें उसको फिल करके प्रस्तुत करना चाहिए। यह फॉर्म 15 दिनों के भीतर कंपनी को भिजवा दिया जाना चाहिए। ये जो फॉर्म पर्टिकुलर जो भी सूचना देंगे वो 15 डेज़ के अंदर अंदर उस पर्टिकुलर फॉर्म में भर के भिजवा देनी चाहिए। इस अवधि में दावा प्रस्तुत न किए जाने पर अवधि बढ़ाने के लिए बीमा कंपनी को आवेदन भी किया जा सकता है। देखिए कभी कभी ये होता है कि पर्टिकुलर 15 डेज़ में जो है वो दावा प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, या मान लीजिए ये दिन निकल गए, मान लीजिए नहीं कर पाया अगर इंश्योर्ड, देन उसके बाद वो टाइम पीरियड को बढ़ाने के लिए आगे कंपनी में अप्लाई भी कर सकता है। जनरली दावा फॉर्म के प्रत्येक प्रश्न का पूर्ण सत्यता के साथ उत्तर देना चाहिए। दावा फॉर्म में जो जो आपको क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको कंप्लीटली पूरे सत्यता से ट्रूली आप उनको फिलअप करो। ठीक है। किसी प्रकार का मिस रिप्रेजेंटेशन या फॉल्स स्टेटमेंट उसमें नहीं होना चाहिए। देखिए इस फॉर्म में हानि के बारे में जनरली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो ये है कि पर्टिकुलर फर्स्ट लाइक हानि की परिस्थितियों का पूर्ण विवरण। ठीक है ना, जैसे भी लॉस ऑकर्ड हुआ है बाय फायर तो कैसे हुआ, जैसे बीमित घटना किस तिथि को घटी, किस डेट को हुई, टाइम एंड प्लेस, डेट टाइम एंड प्लेस उनके बारे में जानकारी और किस तरह हुई। ठीक है। नेक्स्ट जैसे हानि का कारण, क्या कॉजेज़ रहे हानि के लिए, कोई शॉर्ट सर्किट से हानि हुई या किसी मशीनरी के चलने के दौरान हुई, करंट से किस तरह से हुई। ठीक है ना। एंड क्षतिग्रस्त संपत्ति का पूर्ण विवरण, जो भी डैमेज्ड, जो भी आपकी, एक सेकेंड, जो भी डैमेज्ड प्रॉपर्टी है, जो भी डैमेज सब्जेक्ट मैटर है उसका पूर्ण विवरण आएगा, कंप्लीटली उसके बारे में बताया जाएगा। हानि के समय उसका क्या मूल्य था, बची हुई संपत्ति का मूल्य, अगर मान लीजिए जो भी सब्जेक्ट मैटर है हमारा, जो बिल्डिंग है, जो सब्जेक्ट मैटर है उसमें आग लगने से उसका जो हिस्सा जो है, ये जैसे ये पार्ट उसका हानिग्रस्त हो गया, तो इस पार्ट का क्या वैल्यू है और जो बचा हुआ है पार्ट उसकी क्या वैल्यू है, और साथ के साथ दावे की रकम की क्लेम का क्या है,
ठीक है ना। तो क्लेम कितने कितने क्लेम का आप दावा करते हो कि कितने पैसे आपको मिलने चाहिए, ये सब चीज़ें आपको उसमें लिखनी होती है। देन बीमा की जो सब्जेक्ट मैटर है, विषय वस्तु तथा इसकी प्रत्येक मद को हुई क्षति की राशि, कि सब्जेक्ट मैटर को किस किस अलग अलग बताना पड़ेगा, अलग अलग मद में, अलग अलग हेडिंग्स में आपको बताना पड़ेगा कि यहाँ जैसे इस बिल्डिंग में हुआ तो जैसे फॉर एग्जांपल इस बिल्डिंग में कोई मशीनरी फिट थी, उसको कितना नुकसान हुआ, टोटल प्लांट को कितना नुकसान हुआ, पूरी है ना, पूरी फैक्ट्री को मान लीजिए, वर्कर्स से रिलेटेड कोई नुकसान हुआ वो बताना पड़ेगा। तो पूरा बताना होता है अलग अलग हेडिंग्स में या सब हेडिंग्स में। नेक्स्ट, क्षतिग्रस्त संपत्ति पर कराए गए अन्य बीमों का पूर्ण विवरण। अगर इस सब्जेक्ट मैटर का अगर आपने अलग भी कोई इंश्योरेंस करवा रखा है तो उनके बारे में भी इंश्योरेंस कंपनी को जानकारी देनी होगी। कई बार क्या होता है कि इंश्योर्ड सब्जेक्ट मैटर का डबल इंश्योरेंस करवा लेता है ना, दोहरा बीमा करवा लेता है। इट मीन्स कि किसी विषय वस्तु का एक बीमा कंपनी के अलावा अन्य बीमा कंपनियों से भी वो बीमा करवा लेता है। तो इस तरीके की जो अगर अन्य बीमा करवाए हैं तो इंश्योर्ड को इस फॉर्म में उसकी जानकारी भी देनी होती है। क्लियर। नेक्स्ट, अब देखिए आवश्यक प्रपत्र संलग्न करना, जो भी एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स है, अलग जो भी रिक्वेस्टीज मांगी गई है आपसे, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स भी आपको उसके साथ में अटैच करने होते हैं फॉर्म के साथ में। अग्नि बीमा के अंतर्गत दावा प्रस्तुत करते समय उसके साथ निम्नलिखित देखिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, दावे तथा उससे संबंधित तथ्यों की पूर्ण सत्यानिष्ठा पूर्वक घोषणा करना। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी आप क्लेम कर रहे हो और क्लेम से संबंधित जो भी आप फैक्ट्स बता रहे हो ना, उन सब के बारे में डिक्लेरेशन जाएगा आपका कि भाई मैं सब कुछ ट्रूली डिक्लेयर कर रहा हूँ, ठीक है ना। सेकंड, वे सभी विवरण, वो सभी पर्टिकुलर्स, बुक्स, कोई बिल्स वगैरह हो, कोई जो भी प्लानिंग्स हो, वाउचर्स हो, जो भी हो आपके पास कोई प्रूफ हो, कोई नोटिस, कोई सूचनाएं हो जिनकी अग्नि क्षति उत्पन्न होने के कारणों को अथवा बीमाकर्ता के दायित्व को सिद्ध करने की आवश्यकता पड़ सकती है। मतलब कोई भी ऐसे, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास पॉलिसी है कि आपने भाई पॉलिसी करवा रखी है, आपने प्रीमियम अमाउंट चुकाया है, इस तरीके के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो प्रूफ करते हो, क्या प्रूफ करते हो कि भाई आपने सब्जेक्ट मैटर का बीमा करवा रखा है और बीमाकर्ता की जिम्मेदारी है, यानी कि बीमा कंपनी की लायबिलिटी के बारे में प्रूफ होता हो जिससे, ऐसे पर्टिकुलर्स भी भेजेंगे। इसके अलावा अन्य सभी नेसेसिटी डॉक्यूमेंट्स, साक्ष्य, प्रमाण आदि जिनको बीमा पत्र की शर्तों के अनुसार बीमा कंपनी के पास भेजना ज़रूरी है। ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं कि बीमा कंपनी कहे जो आपको भेजने हैं, तो वो भी आपको रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट्स भेजने होंगे। यह उल्लेखनीय है कि दावे के संबंध में आवश्यक सभी जो भी सूचनाएं हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं आदि दावे के साथ संलग्न नहीं करने पर बीमा कंपनी के पास हानि होने के 6 महीनों के भीतर प्रस्तुत किए जा सकते हैं। अगर आपने अपने इस जो क्लेम फॉर्मेट आप भेजोगे, इस क्लेम फॉर्मेट में अगर आपने वो संलग्न नहीं करे हैं तो आपको 6 महीने के भीतर कंपनी क्या है, आपको 6 मंथ्स का टाइम देती है कि विदिन 6 मंथ्स आपको भेजने ज़रूरी है। लेकिन अगर यह अवधि भी व्यतीत हो गई और आपने जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स थे जो कंपनी ने मांगे हैं वो सब आपने विदिन 6 मंथ नहीं भेजे हैं, तो ये अवधि व्यतीत हो जाने पर बीमाकर्ता दावे को दावा नहीं मानने के लिए स्वतंत्र होगी, यानी कि नो क्लेम कंडीशन लागू कर सकती है। बीमा कंपनी कहती है कि आपका कोई अधिकार नहीं बनता अब क्लेम को लेने का। क्लियर हो गई बात। इसके बाद बीमाकर्ता द्वारा दावे की प्राप्ति तथा कार्यालय कार्यवाही। अब जैसे ही हमने क्या करा, वो परफॉर्मा भरा था, नेसेसिटी जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स थे जो आवश्यक थे वो हमने उनको दे दिए। देने के बाद अब इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, इंश्योरेंस कंपनी आपके दावे को रिसीव करती है, क्लेम को रिसीव करती है, देन जो भी ऑफिशियल प्रोसीडिंग्स है उसको कंप्लीट करती है। अब देखिए क्या होती है ये ऑफिशियल प्रोसीडिंग्स। बीमित द्वारा अग्नि दावा बीमा कंपनी के कार्यालय में प्रस्तुत किए जाने पर बीमा कंपनी उसे प्राप्त करके रसीद दे देती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या दे दिया जाता है, एक रिसिप्ट दे दी जाती है, ठीक है, एक रिसिप्ट दे दी जाएगी। दूसरा, इसके बाद दावा विभाग द्वारा उस दावे की गहन जांच की जाती है। रिसिप्ट दे दी गई, उसके बाद फर्स्ट तो क्या किया जाएगा, इंक्वायरी की जाएगी, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या किया जाएगा, इंक्वायरी की जाएगी, ठीक है ना। और इसके बाद सूचनाओं को अभिलेखों से मिलाया जाता है, जो भी नोटिस दिए जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स, उनको वेरीफाई किया जाता है कि भाई जो इंश्योर्ड ने जो सूचनाएं दी है क्लेम फॉर्मेट में, जो उसने इंफॉर्मेशंस अवेलेबल करवाई है, वो डॉक्यूमेंट्स के साथ में उनका मिलान किया जाता है कि वो कितनी सत्य है, ठीक है। इसके बाद एक क्लेम डॉक तैयार की जाती है, एक दावा सूची तैयार की जाती है और दावे की दावा सूचना रजिस्टर में प्रविष्टि की जाती है। एक रजिस्टर होता है अलग से, क्लेम इंटीमेशन रजिस्टर, उसमें एंट्री की जाती है कि ये क्लेम हमने इस दिन इस तिथि को इस पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट मैटर है इसका रिसीव किया, ठीक है ना।
इसी प्रकार दावा फाइल तैयार करके उस पर दावा संख्या का उल्लेख किया जाता है, ठीक है ना। इसी तरह से क्लेम का एक नंबर, पर्टिकुलर नंबर डाला जाता है और भविष्य में ये जो पर्टिकुलर नंबर होता है यही आगे प्रयोग में लिया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट 5th स्टेप इज़ बीमाकर्ता द्वारा निरीक्षण। अब इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, सर्वे करेगी और हानि का आकलन करेगी कि हानि कितनी हुई है, वाकई में जो लॉसेस है वो कितने हुए हैं, क्या इंश्योर्ड ने बताए उतने ही लॉस हुआ है या उससे कम तो नहीं हुआ। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। अग्निकांड की सूचना तथा दावे की प्राप्ति के बाद, देखिए एक सेकेंड, अब देखिए बीमाकर्ता द्वारा निरीक्षण और हानि का आकलन। अब अग्निकांड की सूचना मिल गई, दावे की प्राप्ति हो गई सारी की सारी। इसके बाद में बीमा कंपनी बीमाकृत संपत्ति की जांच पड़ताल की व्यवस्था करती है, ठीक है। इसके लिए कंपनी योग्यता प्राप्त सर्वेक्षक को या फिर हानि आकलन करता है, यानी कि लॉस असेसर्स को नियुक्त करती है। ये सर्वे करते हैं, ये सर्वेयर्स, ये सर्वेक्षक तथा हानि आकलन करता आवश्यक छानबीन और निरीक्षण करते हैं, क्षति के कारणों और अन्य तथ्यों का पता लगाते हैं। ये पता करते हैं कि किस वजह से लॉस ऑकर हुआ है। बीमा अधिनियम की जो 1938 है उसकी सेक्शन 64 UM द्वारा अनिवार्य कर दिया गया है कि बीमा कंपनी 20,000 रुपये या इससे अधिक राशि का जो क्लेम होगा तभी स्वीकार कर सकती है जब किसी अनुमोदित सर्वेयर या जो भी लॉस असेसर है उससे उसकी जो पर्टिकुलर रिपोर्ट है वो प्राप्त हो जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका प्रोविज़न है यहाँ पर। ये 20,000 रुपीज़ या उससे ज़्यादा का दावा तभी स्वीकार किया जा सकता है जब किसी अनुमोदित सर्वेक्षक या हानि निर्धारक की जो रिपोर्ट है वो प्राप्त हो जाए, ठीक है। बीमा कंपनी द्वारा सर्वेक्षण करवाए जाने का उद्देश्य यह ज्ञात करना होता है कि आग किन दशाओं में और किन कारणों में लगी है। तो देखिए जो सर्वे करवाया जाएगा इसका पर्पज़ क्या होगा, तो इसका पर्पज़ होता है कि भाई जो आग है वो किन दशाओं में लगी, क्या रीज़न रहे आग के लगने के, और हानि के प्रति कंपनी के दायित्व की सीमा क्या। अब चलिए मान लीजिए कि ठीक है सब्जेक्ट मैटर को लॉस ऑकर हो गया बाय थ्रू फायर ना, तो अब बीमा कंपनी की यानी इंश्योरेंस कंपनी की कितनी लायबिलिटी बनती है, कितना पैसा देगी इंश्योरेंस कंपनी, इन सभी के को पता करने के लिए ही सर्वे करवाया जाता है। सर्वेक्षक जो होता है, सर्वेयर जो होगा घटना स्थल पर जाता है, जो भी डैमेज्ड प्रॉपर्टी होती है उसको देखता है, आग लगने के जो रीजंस होते हैं उनको देखता है, उनका पता करता है, उनकी जांच करता है और संपत्ति का वैल्यूएशन करता है ना, मूल्यांकन करता है। बीमा पत्र की शर्तों के अनुसार बीमित व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह बीमा कंपनी के निरीक्षण कार्य में पूरा सहयोग दे, अन्यथा दावा क्या होगा, अमान्य हो जाता है, ठीक है ना। तो ये खुद की इंश्योर्ड की भी लायबिलिटी बनती है कि जब सर्वे का काम चल रहा है उस सर्वे के दौरान वो यहाँ पर बीमा कंपनी को असिस्ट करे, उसको असिस्ट करे, यानी कि उसकी सहायता करे, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि बीमा कंपनी सर्वे करने आ रही है वो उसको असिस्ट नहीं कर रहा, उसकी सहायता नहीं कर रहा है, ठीक है ना, या तथ्यों को छुपा रहा है, तोड़ रहा मरोड़ रहा है तथ्यों को ना, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन कर रहा है किसी प्रकार का। ऐसा अगर होता है तो बीमा कंपनी जो है वो क्या कर देगी, अपने लायबिलिटी से बिल्कुल एकदम एग्जेम्प्ट हो जाएगी, ठीक है ना, वो फिर लायबल नहीं रहेगी पे करने के लिए क्लेम को, ठीक है। तो सर्वेक्षक तथ्यों की पूरी जांच करके क्या करेगा, अच्छा अब उसने पूरी जांच कर ली, पूरी जांच करने के बाद वो क्या बनाएगा, अपनी एक रिपोर्ट तैयार करेगा। इस रिपोर्ट में देखिए पर्टिकुलर ये बातें मेंशन की जाएगी, हानि के कारणों का उल्लेख होगा कि हानि किस रीज़न से हुई, लॉस किस रीज़न से ऑकर्ड हुआ, हानि के निकटतम कारणों का भी उल्लेख होगा, ठीक है ना। हमने देखा था ना इन निकटतम कारणों से भी अगर आग लगती है तो ठीक है उसकी भी भरपाई की जाएगी, लेकिन टू रिमोट कॉज नहीं होना चाहिए, दूर का कारण नहीं होना चाहिए। अगर टू रिमोट कॉज रीज़न की वजह से आग लगती है तो वहाँ पर फायर इंश्योरेंस इंश्योरेंस कंपनी जो होगी वो लायबल नहीं होगी। नेक्स्ट, दावे की रकम का आकलन करना, यानी कि क्लेम की जो रकम है वो देखना कि किन किन हेडिंग्स के तहत क्लेम की रकम का दावा करा है इंश्योर ने। बीमित की अप्रत्यक्ष हानि और खर्चे देखना, हानि के आकलन में हुए खर्चे का विवरण, बीमित द्वारा उस संपत्ति पर लिए गए बीमा पत्रों का उल्लेख तथा अंशदान की राशि जिसका भुगतान बीमाकर्ता को करना है। मतलब ये 6 पॉइंट यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहता है कि बीमित द्वारा उस संपत्ति पर, कौन सी संपत्ति, वो सब्जेक्ट मैटर जिसका कि बीमा करवाया गया है। तो इस सब्जेक्ट मैटर का जिसका बीमा करवाया गया है, इसकी अगर अन्य अदर कोई पॉलिसीज़ भी है जो इंश्योर ने ले रखी है उनका भी उल्लेख करना होता है, तथा अंशदान की राशि। अब देखिए हमने प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन पढ़ा था जिसमें हमने ये देखा था कि अगर मान लीजिए एक सब्जेक्ट मैटर का अलग अलग बीमा कंपनियों से बीमा हो रखा है तो कोई पर्टिकुलर एक कंपनी लायबल नहीं होगी, वो केवल कंट्रीब्यूट करेगी, वो केवल वहीं तक लायबल होगी जितना उसका शेयर है, बाकी सभी कंपनियों से ले सकता है इंश्योर्ड पर्सन। अगर वो किसी एक कंपनी से पूरा दावा लेता है तो जो कंपनी पूरा पैसा क्लेम का देती है वो अदर कंपनियों से ले सकती है
है ना, रेशोली। तो यहाँ पर जो है अगर मान लीजिए एक से ज़्यादा पॉलिसियाँ है उस सब्जेक्ट मैटर की, तो अंशदान खुद उस कंपनी की पर्टिकुलर, जैसे बी कंपनी है, अब इस बी कंपनी का क्या कंट्रीब्यूशन होगा, ये इंश्योर्ड को कितना अमाउंट पे करेगी, ये भी सर्वेयर्स जो है वो अपनी रिपोर्ट में देते हैं। किस कंडीशन में, जहाँ पर कि बीमित ने अपनी उस विषय वस्तु का बीमा अन्य कई कंपनियों से करवा रखा है तब। क्लियर हुई बात। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम देखो, मैं एक बार और समझा देती हूँ इसे आपको। ये मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स ने अपना जो ये सब्जेक्ट, ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग का बीमा 3 कंपनियों से करवा रखा है, ए, बी एंड सी। ये किसी पर भी कंपनी पर दावा प्रस्तुत कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए ये ए कंपनी इस पर अपना दावा प्रस्तुत करते हैं कि भाई मेरी इस जो बिल्डिंग है इसमें आग लग चुकी है, अब आप मुझे क्लेम की राशि दीजिए, तो ए जब सर्वे नियुक्त करेगी तो ये पता चलता है कि बी कंपनी और सी कंपनी से भी इसने इंश्योरेंस करवा रखा है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर का, ठीक है ना, इसी का। तो वहाँ पर ए का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन बनता है, इस अंशदान की बात कर रहे हैं। ए क्या करेगा, पूरी राशि देने के लिए लायबल नहीं है, ये केवल अपनी जो कॉन्ट्रीब्यूशन की राशि है वो देगा। अगर ये पूरी राशि दे भी देता है तो ए कंपनी जो है बी और सी कंपनी दोनों से ही अपनी अमाउंट जो है इनसे रेशो में प्राप्त कर सकती है जितना इनका बनता है। ये हो गई बात। अब आगे हमारे 2-3 स्टेप्स और बची है जो हम अगले क्लास में बात करेंगे, ठीक है। आज तक हमने बात करी है कि सर्वेयर्स जो है वो अपनी रिपोर्ट देंगे। अगली क्लास में हम देखेंगे कि आफ्टर द रिपोर्ट ऑफ सर्वेयर्स, इसके बाद में अगर सर्वेयर से जो रिपोर्ट जो रिसीव हो जाएगी इंश्योरेंस कंपनी को, उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, ठीक है। तब तक थैंक यू ऑल ऑफ यू।